बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। तो आज हम इंग्लिश पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि मई 2016 में पूछे गए थे। और आपका जो अपकमिंग एग्जाम है, आने वाला सीटेट का एग्जाम है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इन अ लैंग्वेज क्लासरूम प्रमोट्स अ चाइल्ड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसका कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा टास्क है या इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा टास्क है जो किसी भी लैंग्वेज की मतलब कि भाषा की कक्षा में प्रमोट करता है, कि बढ़ावा देता है कि बच्चा एक अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन या भागीदारी क्लास में प्रदर्शित कर सके। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है चिल्ड्रन मेमोराइजिंग द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट। सबसे पहली बात कि अगर आप कहीं पे भी मेमोराइजिंग वर्ड देख लें, आपको बिल्कुल वो ऑप्शन गलत कर देना है, क्योंकि मेमोराइजिंग मतलब होता है रट कर याद करना। तो बिल्कुल भी आपको बच्चे को रट कर याद नहीं करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन चिल्ड्रन प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इन कोरस। तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि सस्वर कोरस में बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण करने का बिल्कुल पूरी तरीके से अभ्यास या प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को लगातार प्रैक्टिस पे जोर नहीं देना है, ठीक है। आगे के ऑप्शंस देखते हैं। चिल्ड्रन केयरफुली राइटिंग डाउन द आंसर्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि बच्चे बस अपनी कॉपी ले रहे हैं और ब्लैक बोर्ड पे जो छपा हुआ है वही अपनी कॉपी में भी छाप रहे हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। इसमें कोई आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिख रही है कि बच्चे बिल्कुल अपनी जो कम्युनिकेटिव स्किल्स है या उनकी जो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई काम हो रहा है, तो ये हो रहा है आपके रोल प्ले में, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसीलिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चिल्ड्रन वर्किंग इन ग्रुप्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर रोल प्ले। जहाँ कहीं भी आपको सीटेट की जो भी क्वेश्चंस में रोल प्ले दिखे, आपको तुरंत झट से वो आंसर क्लिक कर देना है ना। और कहीं भी अगर मेमोराइजिंग टाइप कुछ भी दिखे ना, तो बिल्कुल आपको वो एकदम सिरे से नकार देना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एरर एनालिसिस शुड बी कैरीड आउट बाई अ लैंग्वेज टीचर टू। जो भी त्रुटियों का विश्लेषण होता है, एक जो भाषा की अध्यापक या अध्यापिका है उनको किस तरीके से इसको लेना चाहिए। मतलब कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है, एरर्स कर रहा है, तो टीचर या मैम को किस तरीके से उस चीज़ को लेना चाहिए। तो कह रहा है पहला कि स्कोल्ड स्टूडेंट्स, पहले ही गलत हो गया। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। किसी भी बच्चे को आप डांटना या पनिशमेंट वगैरह नहीं दे सकते हैं। सीटेट या एनसेफ बिल्कुल इसके खिलाफ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, स्कोल्ड देखकर, स्कोल्ड बने डांटना होता है। नेक्स्ट कह रहा है इन्फॉर्म पेरेंट्स दैट देयर वर्ड्स आर नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास। पहली बात तो बच्चा इसीलिए स्कूल में आया है ताकि टीचर पढ़ाए, ठीक है, टीचर समझाए, टीचर कोई चीज़ बताए। तो आप तुरंत ऐसा नहीं करेंगे कि इमीडिएटली आप बच्चे के पेरेंट्स को कॉल करेंगे कि आपका बच्चा अटेंशन पे नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसा भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी चीज़ भी गलत हो गई। थर्ड कह रहा है कि फाइंड आउट द एरर्स ऑफ लर्नर्स। ये भी देखिए गलत है, क्योंकि पहले लाइन से ही इसलिए गलत है, आप बच्चों में कोई भी गलती या त्रुटि नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यही सही हो जाएगा। गेन इन्फॉर्मेशन ऑन कॉमन डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर्स इन लैंग्वेज लर्निंग। अगर कोई बच्चा लैंग्वेज लर्निंग कर रहा है, भाषा सीख रहा है, तो उसमें जो भी उसकी जो गलतियाँ या त्रुटियाँ हो रही है, कॉमन सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, उनको ढूंढो और उनको दूर करना चाहिए, ठीक है। और उनको बहुत सारी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि आप ये जो गलती कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपनी मतलब सीख जाइए, ताकि आप दूसरी बार में ये चीज़ गलती वगैरह ना करें, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग चिल्ड्रन रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट विच मीन्स मूविंग फ्रॉम। तो देखिए कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो होता है, जैसे मैम ने कह दिया कि जाओ बेटा रब द ब्लैक बोर्ड, माने कि ब्लैक बोर्ड को क्या करो, साफ कर दो, ठीक है। तो बच्चे ने ये सीखा कि अच्छा ब्लैक बोर्ड मतलब श्यामपट। या मैम ने कहा जाओ चौक एंड डस्टर लेकर आओ, तो बच्चे ने सीखा चौक एंड डस्टर। तो यही चीज़ होती है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, मतलब होता है स्ट्रक्चर टू मीनिंग। मैम ने कहा रब द ब्लैक बोर्ड, ओके। तो बच्चे ने सीखा कि रब द ब्लैक बोर्ड का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे देखा कि ब्लैक बोर्ड भी एक क्या होता है, वर्ड होता है। और प्लस जो हमारी मैम बोल रही हैं, ये चीज़ चौक डस्टर, ये सारी चीज़ें मिलाकर ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर हो गया। और इस तरीके से हम उसमें से मीनिंग निकाल रहे हैं। बच्चे जो आप सेंटेंस यूज़ करते हैं, वाक्य बोलते हैं बच्चों के समक्ष, तो बच्चे क्या करते हैं कि उन सभी वाक्य की संरचना में से उसका मीनिंग अपने पास रखते हैं। अच्छा मैम ने ऐसा कहा तो मुझे ये चीज़ करना है, तो वो क्या कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर से या उस वाक्य की संरचना से क्या निकाल रहे हैं, मीनिंग निकाल रहे हैं, माने अर्थ निकाल रहे हैं। तो यही कहलाता है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। इसको स्टीफन क्रेशन ने दिया था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट कह रहा है कि एज अ लैंग्वेज टीचर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज़, अगर आप किसी भाषा के अध्यापक या अध्यापिका हैं तो आपका सबसे ज़रूरी काम क्या होता है, या सबसे ज़रूरी जो आपकी भूमिका होती है वो क्या होती है। तो कह रहा है टू कंप्लीट द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक इन टाइम, कि आपके पास बस यही मात्र काम होता है कि आप टीचर हैं, आपकी जो टेक्स्ट बुक या सिलेबस आपको मिला बस तुरंत की तुरंत कंप्लीट करवा देना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करवाना है। नेक्स्ट कह रहा है टू गेट द स्टूडेंट्स सिक्योर गुड मार्क्स, की मतलब बस आपका ये एम है कि बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहें, ठीक है। और बाकी उन्हें आए चाहे ना आए, या कैसी भी रट्टा मार के लेते आए, मेमोराइज करके लेकर आए, आप इनसे कोई मतलब नहीं रखते, बस आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं करवाना है, बच्चे बस कैसे भी अच्छे मार्क्स लेते आए, तो ये भी आपका एज अ टीचर कोई कर्तव्य नहीं बनता। नेक्स्ट करें टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम, जो भी आपको सिलेबस मिला है उसको टाइम पे कंप्लीट करना है, तो देखिए ये भी नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू यूज़ लैंग्वेज, वो बच्चे अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को डेवलप कर पाए, टू यूज़ लैंग्वेज, तो ये चीज़ आपको डेवलप करना है, ये एबिलिटी या ये गुण या कौशल बच्चों में डेवलप करना है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है लैंग्वेज गेम्स आर इफेक्टिव इन लर्निंग लैंग्वेज बिकॉज, देखिए लैंग्वेज गेम्स होते हैं ना, जैसे अंताक्षरी वगैरह होती है ना, जैसे EGG एग मीन्स अंडा, तो चलो जी से अब बताओ, GIRL गर्ल, ऐसे टाइप के अंताक्षरी आपने खेला होगा। और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, जैसे मैम क्लोज टेस्ट करवाती हैं, जैसे कि ऐसे कोई भी स्पेलिंग लिख देती हैं, जैसे एप्पल की स्पेलिंग है तो यहाँ पे डैश, फिर यहाँ पे डैश, फिर L, फिर यहाँ पे डैश, तो यहाँ पे इस तरीके से मैम क्या करवाती हैं, बच्चों में थोड़ा सा मीनिंग वगैरह, लेटर्स वगैरह का ज्ञान वगैरह करवा के, तो इस तरीके से यहाँ पूछ रहा है कि लैंग्वेज जो गेम्स होते हैं उनमें क्या होता है, क्या डेवलप होता है। तो यहाँ पे कह रहा है दे अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो लैंग्वेज स्किल्स होती है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसकी प्रैक्टिस होती है। दूसरा कह रहा है एक्टिव स्टूडेंट्स विल पॉजिटिवली पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज़, जो बहुत ज़्यादा सक्रिय बच्चे होते हैं वो इन सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट या भाग ले पाएंगे। थर्ड कह रहा है कि दे सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ टीचर्स, कि मान लो अगर कोई टीचर है वो बहुत ज़्यादा थक वक गया है या कैसे भी नहीं पढ़ाना चाहता है, तो बच्चों को बोल दे कि जाओ बच्चों तुम लोग लैंग्वेज गेम्स खेलो, ताकि मैं थोड़ी देर अपना बैठ सकूँ या आराम कर सकूँ जो भी, तो ये एकदम गलत हो गया। और दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं लैंग्वेज गेम्स, मतलब इसमें किसी भी और चीज़ का यूज़ नहीं होता है, तो ये देखिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दे अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे, LSRW, तो ये सारी आपकी जो स्किल्स होंगी वो लैंग्वेज गेम्स को खेलने से इंप्रूव होंगी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है ए टीचर ऑफ क्लास 5th इज मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, मोटिवेट कर रहा है स्टूडेंट्स को कि टू रीड बुक्स, बच्चों किताबों को पढ़ो, अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, जो भी आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें मिली हैं उसके अलावा भी आपको किताबें पढ़नी चाहिए। ऐसा टीचर जो है वो क्लास 5th के बच्चों को मोटिवेट कर रही है, एंड बिकॉज शी वॉन्ट्स टू क्रिएट इंटरेस्ट इन देम फॉर, वो ऐसा किस चीज़ की रुचि को या इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है, तो वो बेसिकली बढ़ाना चाहती है उनमें एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल क्या होता है, जैसे कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई के अलावा भी और जो सारी चीज़ें करते हैं, और जो सारी चीज़ों से मतलब ये नहीं कि मोबाइल चलाना या खेलना, ये से नहीं, यहाँ पे रीडिंग की बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए आपको स्टोरीज पढ़ना पसंद है, नॉवेल पढ़ना पसंद है, मतलब जो चीज़ आप फन या मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, तो वो चीज़ आती है आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल, मतलब जो एकेडमिक आपका जो सिलेबस है उसके अलावा अगर आप कोई चीज़ अपने फन, मनोरंजन या टाइम पास या इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, तो वो चीज़ मैम यही चीज़ बच्चों में भी प्रमोट करना चाह रही है कि आपका जो टेक्स्ट बुक है, जो आपको प्रेस्क्राइब किया गया टेक्स्ट बुक है, उसके अलावा आप थोड़ी सी और भी चीज़ें और भी दूसरी किताबों को पढ़ें, ताकि आपकी जो एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल है वो भी डेवलप हो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज एज अ रिएक्शन टू देयर पेरेंट्स री इन्फोर्समेंट इज सजेस्टेड बाय विच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो देखिए री इन्फोर्समेंट माने पुनर्बलन, ठीक है। ये री इन्फोर्समेंट शब्द आते ही किसका याद आता है, स्किनर का, स्किनर महोदय है ना, आपने CDP वगैरह में पढ़ा होगा। तो ये पुनर्बलन मतलब कि अगर किसी को थोड़ा सा पुश कर दो या फोर्स दे दो पीछे से, तो वो काम तुरंत वो चुटकियों में कर लेगा, तो ये चीज़ दिलाती है किसकी याद, बिहेवियरिस्ट की, ठीक है, व्यवहारवादी, जिसके कि वॉटसन क्या है, जनक है, या फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट कौन है, वॉटसन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग वुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी बेस्ड ऑन। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम क्या होता है, जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग होता है, मतलब करके सीखना, किसी भी काम को करके सीखना, ना कि मेमोराइज या रट्टा मार के सीखना, उसका कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए, ऐसी होती है संरचनात्मक या रचनात्मक कक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो लर्निंग होती है, जो सबसे ज़्यादा सीखा जाता है, ये किस पर मेनली फोकस्ड होता है या बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये होता है मेनली स्टूडेंट्स की पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होता है। यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग उन्हीं कामों पे किया जाता है जिनमें कि मैम देखती हैं कि ये चीज़ बच्चे को पहले से आ रही है, या ये चीज़ मैं करवाऊंगी तो बच्चे के जो पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, उससे वो चीज़ वो करेक्ट कर पाएगा, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप
सिस्टमैटिक ऑर्डर में बच्चे का ज्ञान या जो नॉलेज है उसकी इंप्रूव होती जाएगी और उसका डेवलपमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इंग्लिश द स्टेटस ऑफ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश को कौन सा जो ऐसा आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देता है? तो आर्टिकल नंबर 343 ये दर्जा देता है इंग्लिश को एज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कह रहा है कि ये क्वेश्चन राजेश एक टीचर हैं क्लास 7th के, ऑर्गेनाइज्ड एन इंट्रा क्लास एक्सटेम्पोर स्पीच कंपटीशन। ठीक है, राजेश एक कक्षा 7 के मतलब विद्यार्थी सॉरी एक टीचर है और वो एक क्लास एक्सटेम्पोर स्पीच कंपटीशन माने कि ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक दिया जाएगा और आप उस पर अपनी जो स्पीच है वो डिलीवर करेंगे, मतलब भाषण देंगे या जो भी स्पीच कह लें आप। ठीक है, तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है कक्षा 7 में वो आयोजित करवा रहे हैं कि आप बच्चों जाओ और आपको ऑन द स्पॉट मतलब बिल्कुल तुरंत बिना किसी पूर्व ज्ञान या बिना किसी पूर्व तैयारी के कि आपको पहले से टॉपिक वो बताया नहीं जाएगा, इसी को कहते हैं एक्सटेम्पोर स्पीच कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस एक्टिविटी के दौरान सबसे कम महत्वपूर्ण या सबसे कम महत्वपूर्ण रूप में विकसित होगा? तो यहाँ पे आपकी जो ऑप्शन नंबर डी है ना, पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड, ये चीज़ इतनी डेवलप नहीं होगी क्योंकि अगर आपको ऑन द स्पॉट कोई चीज़ मिल रही है तो आपका जो एक्यूरेसी और फ्लुएंसी मैटर करेगी, फिर आपका जो कोहेरेंस ऑफ आइडियाज़ है मतलब आप कितनी जल्दी किसी भी आइडियाज़ को सोच पाते हैं वो चीज़ मैटर करेगी, और एक कॉन्फिडेंस होता है ना वो चीज़ भी मैटर करेगी। देखिए पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट भी होगा लेकिन लीस्ट पूछा है मतलब सबसे कम, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। बाकी के तीनों भी होंगे लेकिन लीस्ट पूछा है मतलब सबसे कम डेवलपमेंट किसका होगा? पर्सनैलिटी का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि द स्टडी ऑफ चंक्स ऑफ लैंग्वेज विच आर बिगर दैन अ सिंगल सेंटेंस इज। देखिए तो चंक्स माने कि चंक्स ऑफ लैंग्वेज मतलब आपको ये चीज़ पूरा ऐसे कहीं दे दिया हो। ठीक है, ये एक सिंगल सेंटेंस मतलब कि यहाँ पे जाके ये मान लीजिए एक सेंटेंस खत्म हुआ, यहाँ पे ये डॉट लग गया। ठीक है, पूर्ण विराम टाइप में, फिर आपका फिर यहाँ शुरू हो गया, फिर ऐसे इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपका लिखा हुआ है, तो ये कहलाती है क्या? डिस्कोर्स कहलाती है। जैसे किसी पाठ का एक अंश आपको मिलता है ना, ठीक है, तो इस तरीके से ये कहलाती है चंक्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कहलाती है डिस्कोर्स। और देखिए सिमेंटिक्स क्या होता है? सिमेंटिक्स मतलब होता है जो आप किसी भी शब्द को बोलते हैं उसका जो अर्थ निकलता है या मीनिंग निकलता है तो उसको कहते हैं सिमेंटिक्स। और सिंटेक्स क्या होता है? ये होता है वाक्य की जो संरचना होती है जिसमें आपके क्लॉजेज आते हैं, उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, ये सारे कुछ होते हैं सिंटेक्स। और मॉर्फोलॉजी में क्या होती है? इसमें जैसे आपके उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारा कुछ होता है ना मॉर्फोलॉजी में, तो ये सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजी में आती हैं। और डिस्कोर्स क्या होती है कि जो मोर देन सेंटेंसेस मतलब एक वाक्य से अधिक वाक्य होते हैं उनको डिस्कोर्स कहते हैं, या किसी पाठ का कोई एक अंश हो उसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि राइटिंग अ पर्सनल रिस्पॉन्स टू अ लिटरेरी टेक्स्ट कैन बी द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर लर्नर्स टू इनहेंस देयर। अगर आप कोई एक अपना पर्सनल ओपिनियन या रिस्पॉन्स दे रहे हैं किसी भी एक टेक्स्ट मतलब कुछ लिखा हुआ है लिटरेरी टेक्स्ट, उस पर आप ओपिनियन दे रहे हैं या अपना रिस्पॉन्स या विचार दे रहे हैं, तो बच्चों की क्या इन्हेंस करेगा, बच्चों का ऐसा कौन सा स्किल या कौशल होगा उसको ये चीज़ बढ़ावा देगा या इन्हेंस करेगा। तो देखिए यहाँ पे होगा रिफ्लेक्टिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग। देखिए एनालिटिकल थिंकिंग क्या होता है? जो तार्किक टाइप में चिंतन होता है वो चीज़ होती है। अब आप अगर किसी को भी अपना रिस्पॉन्स या फीडबैक देते हैं तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ सोच कर ही देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बस पढ़ा और दे दिया, आपने सोचा होगा कि हाँ मुझे क्या लिखना है या क्या फीडबैक देना है, रिस्पॉन्स देना है। तो इस तरीके से जो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग होती है उसका डेवलपमेंट होता है और इस तरीके से बच्चों में भी यही चीज़ का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है, A teacher of class 7th asks students to write an article on pollution in our cities। देखिए हमारे शहर में जो पॉल्यूशन बढ़ रही है उस पर एक आर्टिकल लिखने को मैम बोलती हैं या सर बोलते हैं बच्चों से कक्षा 7 के। शी आस्क्ड, मैम बोलती हैं, स्टूडेंट्स टू ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज़ मतलब अपनी दिमागी घोड़ों को दौड़ाओ, ब्रेन स्टॉर्म करो, दिमाग में तूफान लाओ और लिखो कि जो हमारी सिटीज़ शहर में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उस पर उसको ऑर्गेनाइज करो, उसका ड्राफ्ट तैयार करो, ब्लू प्रिंट करो, उसको एडिट करो, ठीक है, उसको रिवाइज करो और देयर आर्टिकल बिफोर सबमिटिंग इट मतलब मुझे सबमिट करने से पहले इतनी सारी चीज़ें को करो। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्म करो, ऑर्गेनाइज करो, ड्राफ्ट करो, एडिट करो, रिवाइज करो। ठीक है,
तो इतनी सारी चीज़ें वो करवा रही है, तो वो क्या चीज़ की कोशिश कर रही है बच्चों में ये चीज़ डेवलप हो, या ये कौन सा अप्रोच अपना रही है मैडम? तो ये करवा रही हैं प्रोसेस अप्रोच। देखिए इस स्टेप बाय स्टेप के प्रोसेस से ही तो एक पूरा आर्टिकल बच्चों का तैयार होगा ना। जैसे पहले सबसे पहले बच्चे जो होंगे ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि मतलब दिमागी घोड़ों को दौड़ाएंगे कि अच्छा मुझे कैसे लिखना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे एंड करना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, कैसे मिडल पार्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए। उसके बाद लिखेंगे, उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे कि किस तरीके से हमें लिखना है। उसके बाद उसको एडिट करेंगे जहाँ उनको कोई गलती लगेगी, फिर उसको दोबारा रिवाइज करेंगे कि कहीं बीच में कहीं गलती तो नहीं हो गई बिफोर सबमिटिंग टू मैम, ठीक है। तो इस तरीके से वो इस प्रोसेस अप्रोच के थ्रू बच्चों को ये आर्टिकल लिखवाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि रूब्रिक इज असेसमेंट इज देखिए रूब्रिक एक टूल होता है या उपकरण होता है। ये बेसिकली इस तरीके का लाइन की तरह बना रहता है, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे कॉलम वगैरह बने रहते हैं, ऐसे रोज वगैरह। तो यहाँ पे मैडम क्या करती हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस लिखती है ना। तो इस तरीके से ये मेज़र करने के लिए होता है कि बच्चे की कैसी भी रिकॉर्ड है, कैसे किसी बच्चे की क्या है परफॉर्मेंस है, ठीक है, क्या उस बच्चे की अचीवमेंट है। तो इस तरीके से ये चीज़ लिखती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग लर्नर्स विथ लर्निंग डिफिकल्टीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आप डी देख रहे हैं वो सही हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए अगर इन चारों ऑप्शंस में से चौथा ऑप्शन है उसकी बात करें, ये हेल्प करता है लर्नर्स को, मतलब कि स्टूडेंट्स को, जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ या कठिनाई आ रही हैं पढ़ाई लिखाई में उसको दूर करने में, ताकि जो मैडम है या टीचर हैं उनको एक सेट डिज़ाइन करना चाहिए या किसी तरीके की अच्छी वाली एक्टिविटी डिज़ाइन करनी चाहिए कि ये एक्टिविटी मैं अपने क्लास में करवाऊंगी, जिससे भी जो भी बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ या कठिनाई महसूस हो रही है किसी काम को करने या सीखने में या पढ़ने में, वो चीज़ क्या हो जाए, दूर हो जाए, और उनको उन बच्चों के रियल लाइफ सिचुएशन से बेस्ड एक मीनिंगफुल एक्टिविटी प्लान करनी चाहिए या डिज़ाइन करनी चाहिए। रियल लाइफ सिचुएशन अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में दिखे, वो मतलब 100% वो आंसर सही होता है, ठीक है। क्योंकि आप बच्चों के सराउंडिंग्स या जो उनकी इन्वायरमेंट है उससे कनेक्ट करके अगर आप कोई चीज़ बच्चों को पढ़ाते या सिखाते हैं तो उनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है, वो मेमोराइज करके उस चीज़ को नहीं सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी सीटेट के प्रीवियस ईयर PYQ के साथ, ठीक है।